बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, जिसमें हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज है विद एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है और गूगल ड्राइव पर इसके जो सोल्यूशन है वो भी मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आज हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, वन रीजन फॉर एम्फीसीमा इज, ऑप्शन अल्फा है स्मोकिंग, एक्सरसाइज, फूड एंड ऑप्शन डेल्टा है आयरन डेफिशिएंसी। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपने इसका एज सून पॉसिबल इसका आंसर करना है ताकि मैं आगे चलूँ। यहाँ पे एक आंसर है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये आपके पास क्या है, वन रीज़न फॉर एम्फीसीमा है, एक्सरसाइज, फूड और आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। स्मोकिंग जो आंसर है आपका एग्जैक्टली ये करेक्ट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा आंसर क्या आ गया है, स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। इन ह्यूमंस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। डायफ्राम इज लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज्ड। डायफ्राम इज लोअर्ड, पहला पॉइंट आ गया। सेकेंडली देखिएगा, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड। डायफ्राम रेज नहीं होता, याद रखिएगा, लोअर होता है। डायफ्राम इज रेज्ड ऐसा नहीं होता, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर लोअर ऐसा भी नहीं होता। यानी कि आप देखेंगे ज़रा, डायफ्राम इज लोअर्ड ये होता है इंस्पिरेशन में, ठीक है। डायफ्राम अपवर्ड जाता है किसमें, एक्सपीरेशन में। यहाँ पे देखिएगा दूसरा ऑप्शन, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं। दोनों एक साथ ऐसा नहीं होगा, दोनों में डिफरेंसेस होगी। बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड, इसमें डायफ्राम क्या होगा, एक्सपीरेशन में रेज होगा, जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड आएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑप्शन डेल्टा, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर लोअर। डायफ्राम क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगा और जो रिब्स हैं वो क्या होंगी, लोअर होंगी। ऑप्शन चार्ली देखिए, डायफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड, यानी कि ये रेज होगा, ये लोअर्ड होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, चार्ली यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्सपीरेशन की बात कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन नहीं है, याद रखिएगा, ये एक्सपीरेशन की बात हो रही है। तो इसलिए एक्सपीरेशन के अंदर जो डायफ्राम होता है ये क्या करता है, अपवर्ड चला जाता है और जो रिब्स होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू विच एयर कैन बी ड्रॉन। अब यहाँ पर हम इनर मोस्ट जो है वो चैम्बर देखेंगे, वो कौन सा है, अल्फा ब्रोंक्यूल, बीटा ब्रोंकस, चार्ली ब्रोंकियल ट्यूब और डेल्टा ऑप्शन है हमारा एल्विलाई। द इनर मोस्ट जो सबसे इनर ऑप्शन होता है, इनर मोस्ट जो चैम्बर है वो एल्विलाई है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग। जब पर्सन रेस्ट कर रहा है, कोई भी काम है, कोई मसला नहीं है इसमें, रेस्ट कर रहा है या काम कर रहा है, ऑल द टाइम जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। इसमें हमने देखना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, जब ऑक्सीजन की एक्सपीरेशन होगी। तो हमने यहाँ पर देखा था आंसर क्या होगा, 16%। 16% आप सबका आंसर ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट देखिएगा, आप देखते हैं कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक होता है। विच प्रोसेस डज नॉट यूज एनर्जी रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। विच प्रोसेस डज नॉट यूज एनर्जी, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू ग्लूकोज इनटू द विलाई, जाहिर सी बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी लगती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द, डिफ्यूजन में याद रखिएगा एनर्जी नहीं लगती। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी लगेगी। पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स, एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बीटा। याद रखिएगा, डिफ्यूजन के अंदर एनर्जी नहीं लगती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में एनर्जी लगती है और नर्व इंपल्स के लिए भी एनर्जी लगती है। तो राइट आंसर इज द बीटा। विच पाथ डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज इट एंटर्स द बॉडी।
आप देखते हैं जी, ऑक्सीजन ने बॉडी में एंटर होना है तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगी? ऑप्शन अल्फा में देखिए ब्रोंक्यूल सबसे पहले नहीं होता, सबसे पहले क्या होगा? ट्रेकिया। तो ब्रोंक्यूल नहीं होता, ब्रोंक्यूल नहीं होता, सबसे पहले ट्रेकिया आएगा। आगे ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंक्यूल नहीं होते। आगे चलते हैं जी, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल होते हैं, ब्रोंक्यूल के बाद ब्रोंकस नहीं होते, ब्रोंकस पहले होते हैं। आगे चलते हैं जी, ट्रेकिया ये इनकरेक्ट है, ब्रोंकस के बाद ये नहीं होता, ब्रोंक्यूल के बाद एल्विलाई होते हैं। तो मैंने जिनके ऊपर सब के ऊपर करेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन डेल्टा जो है यहाँ पे करेक्ट है, आपने ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, तो जब आप इनहेल करें तो डायाफ्राम क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने ये बात डिस्कस की है कि डायाफ्राम इनहेलेशन के दौरान लोअर होता है, रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ आता है। अच्छा, रिलैक्स करता है एंड मूव अपवर्ड, ऐसा नहीं है। रिलैक्स करता है और मूव डाउनवर्ड, ऐसा नहीं है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव अपवर्ड। अपवर्ड नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव करता है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डेल्टा। ऑप्शन डेल्टा, यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा की हम बात करें तो ये हमारे पास ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन तो होती है, यकीनन एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, रेस्पिरेशन में मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं, एक कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं भी होती है, जब एनारोबिक की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी नहीं है, एनारोबिक भी होती है। ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है। अब ये जो 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये भी होते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं होते। यहाँ पर उसने ऑलवेज का वर्ड यूज़ किया, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा? बीटा, ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन का इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। ओके, द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द। अब गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है? क्या ट्रेकिया में होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या ब्रोंकाई में होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या लैरिंक्स में होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास एक आंसर बचा है, वो कौन सा है? एल्विलाई। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? वो एल्विलाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। एक ही ऐसी डिजीज थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके एल्विलाई रप्चर होते हैं। तो वो कौन सी डिजीज थी? हमें याद है, वो है एम्फीसीमा। आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यकीनन आपके एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब आपने तमाम लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से सुना भी है और याद भी किया हुआ है, तो इसका आपको यकीनन फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए आपने, जब हमारा रेगुलर सेशन भी स्टार्ट होगा समर कैंप के बाद, छुट्टियों के बाद, आपने तब भी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी है। और क्लासेस आप ज्वाइन नहीं करते तो आपने हमारे यूट्यूब से जितनी भी वीडियोज़ हैं ज़रूर उसको लाइक और कमेंट करना और देखनी है ज़रूर। विच ब्लड वेसल सराउंड द एल्विलाई? एल्विलाई के अराउंड कौन सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं? अच्छा, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हमने देखना है आर्टरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं। तो आंसर है जी आपका कैपिलरी, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर्स ड्यू टू। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किस वजह से होती है? हमने कहा एस्थमा के अंदर ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। आपका आंसर इसमें आ रहा है अल्फा, एग्जैक्टली ठीक। 4 स्टूडेंट का आंसर, 5 स्टूडेंट का आंसर अल्फा आ रहा है, 6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, सबका अल्फा ऑप्शन आ रहा है। एग्जैक्टली यू आर राइट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। इसका मतलब है आपको जितने भी लेक्चर हमने दिए हैं यकीनन उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसमें यस का ज़रूर कमेंट करेंगे। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन इंस्पायर्ड इज 21%, वेरी गुड। अच्छा, एंड इन एक्सपायर्ड इट इज 16%।
दिस डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ड्यू टू। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन अल्फा, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लंग्स। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या ऐसे होता है? ऑप्शन बताइएगा, अल्फा क्या करेक्ट है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉन रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विद द ब्लड, ये बात भी ऐसा नहीं है। लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसका मतलब है दिस वन इज एग्जैक्टली करेक्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following row best describe the action of different structures associated with the process of inhalation? इनहेलेशन के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा सीक्वेंस ठीक होगा? इससे प्रीवियस क्वेश्चन आप सबका करेक्ट था। आगे चलते हैं। अब देखें, डायाफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिलैक्स नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं करता। आप जरा काउंट कीजिएगा। रिब मसल्स रिलैक्स नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, रिब्स रिमेन अनचेंज, ऐसा नहीं है। रेज करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, रेज करती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। रिमेन्स अनचेंज, ऐसा नहीं है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन चार्ली। आप में सब ने मलाइका, इकरा, आयशा, तहसीन, रबिया, मह एंड कुछ ऊपर भी कमेंट में चले गए, मुझे सीन नहीं मैं कर पा रहा उनको, तो सबका आंसर जो है नूर, ये सबका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन यहाँ पे चार्ली था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डायफ्राम, सीलिया, म्यूकस इन ह्यूमन गैसेस एक्सचेंज सिस्टम? चलें जी देखते हैं। डायाफ्राम के हवाले से देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग आउट। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, उस वक्त रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज इन ब्रीदिंग, बिल्कुल ब्रीदिंग इन के लिए। रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग इन, ऐसा नहीं है। रिलैक्सेस टू कॉज ब्रीदिंग आउट, ये बात तो ठीक है। आगे चलते हैं। सीलिया, ट्रैप बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, ये बिल्कुल ये बात ठीक है। कैरी म्यूकस टू द थ्रोट, ऐसा यहाँ पर कैरी म्यूकस टू द थ्रोट, क्या ये बात यहाँ पे करेक्ट है? क्या म्यूकस को थ्रोट की तरफ ले के आता है? ये बात बिल्कुल ठीक है। फिल्टर डस्ट फ्रॉम एयर, ये भी इसका ये भी बिल्कुल इसका बिल्कुल ये इसको आप लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस ये प्रोड्यूस नहीं करता। म्यूकस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग फ्रॉम एल्विलाई, ऐसा नहीं होता, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, बिल्कुल करता है। हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, म्यूकस नहीं करता। साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? मेरा आपसे सवाल है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? आप सब ने यहाँ पे राइट करना है कमेंट के अंदर। मैं देख रहा हूँ अभी तक आपने आंसर नहीं किया। साउंड प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? एक स्टूडेंट का आंसर है लैरिंग्स, लैरिंग्स, तहसीन, अनाबिया, लैरिंग्स, वेरी गुड, आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है इसमें। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर डिक्रीज एसिडिटी में इसका कोई रोल नहीं होता, तो हमने देखा है कि यहाँ पर ऑप्शन बीटा में तमाम पॉइंट्स करेक्ट आ रहे हैं, तो आपका इसमें क्वेश्चन 15 का आंसर बीटा, और यहाँ पे आपने लैरिंग्स, आप सबका आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं जी, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 1 2 मल्टीपल हैं, और इसमें 7 क्वेश्चन जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैं अभी नोट्स से आपको करवाऊंगा। और 1 2 आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं 16 तक। इसके बाद 1 to 16 और क्वेश्चन नंबर 7 के मल्टीपल पार्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है सेक्शन 3 एक्सटेंसिव आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो 1 to 4 ये भी क्वेश्चंस हैं। इनको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, तो अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वर्कशीट को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। आपको ये गूगल ड्राइव लिंक से मिल जाएगी, अभी सर आपको लिंक उसका शेयर कर देते हैं। चलें जी।
यहाँ पे जो एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज उसके आंसर भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन दी एल्वेलाई। अब यहाँ पे हमने देखना है एल्वेलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अब देखें ये क्वेश्चन है, इसका इस शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है एटलीस्ट आपने 1 2 3 पॉइंट्स लिखने हैं इसके लिए, 3 रूब्रिक्स आप होंगे, तो आप इससे देख सकते हैं। अभी आपको लिंक शेयर किया है, इस लिंक से आपको क्या मिलेगा, ये गूगल ड्राइव से ये जितनी भी वर्कशीट हैं चैप्टर 1 2 और 3 की मिल जाएंगी, अपलोड कर दी गई हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। एल्वेलाई हैव थिन मोइस्ट वॉल सराउंडेड बाय कैपिलरीज। पहला पॉइंट आप मेंशन करेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द मॉइस्चर एंड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलाई टू बी एक्सेल। नंबर नेक्स्ट, दिस एक्सचेंज अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए, आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। आप 3 to 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट किसी भी क्वेश्चन के 3 रूब्रिक्स होंगे, 3 मार्क्स होंगे, तो आपने लाजमी वो लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी 3 पॉइंट्स आपने एटलीस्ट लाजमी लिखने हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बॉडी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन for energy production. As a result, the breathing rate increases to supply more oxygen and remove carbon dioxide. This helps maintain efficient cellular respiration during physical activity. तो आप देख रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में एज इट टेबल बना हुआ है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, तो ये टेबल मौजूद है, वर्कशीट पर भी मौजूद है, और आपकी अभी इस स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इस कमेंट से पहले एक लिंक शेयर किया गया है, आप वहाँ पे जाएं, क्लिक करें गूगल ड्राइव से, ये पूरी शीट आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये टेबल एज इट आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आ गया और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इस वर्कशीट के अंदर, तो आप इसको एज इट लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, वायरल इन्फेक्शन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। दिस लीड्स टू एक्सेस म्यूकस सेक्रेशन, कफिंग एंड नैरोड एयरवेज, यानी कि एयरवेज जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिससे गैसेस का पास करना मुश्किल हो जाता है। बेटा मैंने अभी आपको कहा है कि इससे ऊपर हमने लिंक शेयर किया है, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे 3 वर्कशीट मौजूद होंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इन सीवियर केसेस इट रिड्यूसेस गैस एक्सचेंज एंड कॉज ब्रीथलेसनेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर। अच्छा, फ्रेश एयर का पहला पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड, इट प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। नंबर 3, ब्रीदिंग क्लीन एयर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड लंग डिसीजेस। ये तीसरा पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, आप एज इट लिखेंगे आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लियर। A clean nasal cavity filters dust and germs from incoming air. Point first. Second, देखो हर क्वेश्चन के एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाजमी लिखे हुए हैं। 3 पॉइंट्स मीन 3 मार्क्स। A clean oral cavity prevents harmful germs from entering the digestive system. It also prevents bad breath and tooth decay, supporting overall health. क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंस की फॉर्म में है, और आपका डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो इसी से आप लिख सकते हैं। हर एक के लिए 2 और 3 रूब्रिक्स और मोर देन 3 भी मेंशन है, तो आप उनको एज इट राइट कर सकते हैं।
difference है between respiration and breathing. Definition number first, respiration and breathing में respiration is a biochemical process that break down glucose to release energy. Breathing क्या होती है? Breathing is physical process taking oxygen and giving out carbon dioxide. यानी कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, यानी कि एयर का आना एयर का जाना, ये ब्रीदिंग होती है. और रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल की जाती है. नेचर, इट इज अ सेलुलर प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड द सेल्स. ब्रीदिंग, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस. वो सेलुलर प्रोसेस, दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस, अकर थ्रू लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स. नेक्स्ट है जी, एनर्जी इन्वॉल्व प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता ब्रीदिंग मैकेनिज्म, याद रखिएगा, लेकिन एनर्जी इस्तेमाल जरूर होती है, यूज जरूर होती है. अच्छा, आगे फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अगर आप लिख दें तो कोई मसला नहीं. मैंने आपको बताया आप मोर देन 3 रूब्रिक्स जरूर लिख सकते हैं. आपके पास 6 पॉइंट भी हैं तो 6 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं. एंजाइम्स इन्वॉल्व एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होता डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन के लिए हमने ऑलरेडी बात की है, फोटोसिंथेसिस के लिए देख लेंगे. स्टोर एनर्जी बाय फॉर्मिंग ग्लूकोज, सनलाइट का इस्तेमाल करता है और ग्लूकोज बनाता है. अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. यहाँ पर ये ऑपोजिट आ जाएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. बड़ी डिटेल के अंदर हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, बड़ी डिटेल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर लिया और हमने इसको एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया. अब स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर के हवाले से हम बात करते हैं. एक तो होते हैं खुद से स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उसके जो सिगरेट स्मोक से जो धुआं निकल रहा होता है और वो दूसरे लोगों तक जो पहुंच रहा होता है, उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग. एक्सपोजर टाइप, स्मोकर actively inhales cigarette. Passive inhales smoke indirectly from the environment. Health risk, faces direct health risk like lungs cancer, heart diseases and bronchitis. Also faces health risk but due to second hand smoke. यानी कि खुद से वो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं, जो दूसरों की सिगरेट स्मोकिंग से है उनको स्मोक मिलता है. नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया. It is inflammation of bronchi. It is inflammation of alveoli, often caused by virus, bacteria, irritant like smoke, usually caused by bacterial, viral, fungal infection. Persistent cough with mucus, wheezing and chest discomfort, fever, chest pain, coughing, cough with phlegm and difficulty in breathing. ये मुख्तलिफ जो है वो मौजूद हैं. बिल्कुल, आप अगर 3 डिफरेंस लिखते हैं मोर देन इनफ. मैंने कहा 3 रूब्रिक्स होंगे, 3 मार्क्स आपको 3 पॉइंट से लाजमी मिल जाएंगे. बिल्कुल. और दूसरा जो जैसे आपको ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे शो करवाया है, ब्रोंकाइटिस है और न्यूमोनिया, आपने ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का क्वेश्चन हमेशा डिफरेंस में लिखना है. आपने उसको डिफरेंस में नहीं लिखा तो आपको पूरे मार्क्स वो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ जरूर देंगे लेकिन पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. आपने क्वेश्चन डिफरेंस वाला डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखना होता है, ये रूल है. आगे चलते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर ऑक्सीजन, अकर विदाउट ऑक्सीजन, प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एटीपी. यानी कि यहाँ पर मेंशन हुआ है, यहाँ पे लेस एटीपी बनते हैं, 2 to 4 लिखा हुआ है. फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के हवाले से देखेंगे. फेरिंग्स में देखें, लोकेशन लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड माउथ, लोकेटेड बिलो द फेरिंग्स एंड अबव द ट्रेकिया, फंक्शन एक्ट एज पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड. यहाँ पर देखें, इन्वॉल्व इन द वॉइस प्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ एयर ओनली. स्ट्रक्चर अ मस्कुलर ट्यूब है, contain vocal cords and is also called the voice box. Next question हमारे पास glottis and epiglottis. Glottis, the opening between the vocal cords is the in the larynx, that is glottis. Epiglottis, glottis के ऊपर एक lid होता है, एक cover होता है जिसको हम epiglottis कहते हैं. A flap like cartilage that covers the glottis during swelling.
Function allows air passage into the trachea, prevents food from entering the windpipe. आगे फीचर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में फीचर देखिएगा, साइज के वाले से लार्जर ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंक्यूल स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं इसी की ब्रोंकाई की। ग्लोटस, दिस वन इज द ओपनिंग, यहाँ पर देखें ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होती है, जो वॉइस बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है, सुराख होता है, उसको हम ग्लोटस कहते हैं। उसके ऊपर एक ढकना होता है, कवर, उसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। ब्रोंकाई के वाले से हमने कहा प्रेजेंस कार्टिलेज, कंटेन कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल में लैक कार्टिलेज एंड हैव स्मूथ मसल इंस्टेड। एयर सैक्स एंड एल्वुलाई। एयर सैक्स क्या है? जनरल टर्म रेफर टू टर्मिनल सैक इन दी लंग, यानी कि जो एयर सैक्स होते हैं इसमें मल्टीपल एल्वुलाई हो सकते हैं। और एल्वुलाई जो है वो एक होता है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बेसिकली टाइनी balloon like structure in the lungs for the gas exchange, provide space for the alveoli, allow gaseous exchange for oxygen and carbon dioxide. आगे है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ तो ऑक्सी, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया हुआ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फॉर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to tissue, easily reversible in tissue. Formed when hemoglobin binds with the carbon dioxide, prevents oxygen transport leading to suffocation, binds strongly and is not easily reversible, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड easily reversible नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा easily इसमें जा सकता है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ब्रीदिंग थ्रू नोज इज हेल्दियर देन ब्रीदिंग बाय माउथ, यानी कि आप सांस लेते हैं, माउथ से भी सांस ले सकते हैं, नाक बंद होती है तो माउथ से लेते हैं, नॉर्मली हम नाक से ले रहे होते हैं। तो नाक से सांस लेना, नोज से सांस लेना वो हेल्दियर होता है। क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस भी है, हेयर भी हैं, सीलिया भी हैं, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। जब माउथ से लेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स वो ट्रैप नहीं हो सकते। तो यही बात यहाँ पे लिखते हैं, ब्रीदिंग थ्रू द नोज इज हेल्थियर बिकॉज द नेजल कैविटी फिल्टर डस्ट एंड माइक्रोब्स, द नोज वार्म एंड मॉइस्चर द एयर बिफोर इट रीच द लंग्स, इट ऑल्सो रेगुलेट एयर फ्लो एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड विच इम्प्रूव ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन द लंग्स। तो 3 पॉइंट थे, 3 रूब्रिक्स हमने लिखे थे। माइक्रोब्स, बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, बैक्टीरिया को माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने वाले जितने भी जानदार होते हैं। माउथ breathing bypass these protective mechanism, increasing the risk of infection, dry throat and poor oxygen exchange. Question number 9 है, what are the conditions necessary for efficient gaseous exchange between organism and environment? तो हम देखते हैं, the surface for gaseous exchange should be moist so gases can dissolve and diffuse easily, पहला point। इट शुड बी थिन एंड परमिएबल, इसको क्या होना चाहिए? बारीक यानी कि थिन होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए। सरफेस मस्ट बी लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि एल्वुलाई देखिए हमने कहा 700 मिलियन एल्वुलाई मौजूद हैं, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिच ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि गैसेस एक्सचेंज आना चाहिए, यानी कि एक साइड पे गैस ऑक्सीजन ज़्यादा है तो एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये गैस का जो ग्रेडियंट है ये ज़रूर होना चाहिए। एक्सचेंज सरफेस मस्ट बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, तो हमने कहा था वहाँ पे सिर्फ 2 सेल्स की थिकनेस होती है। एल्वुलाई के अंदर अगर ऑक्सीजन है तो वो 1 सेल थिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद है तो वो भी 1 सेल थिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10th, the 2 steps of breathing are shown in the given diaphragm. Which of the diaphragm A or B shows the process of exhalation? Support your answer with the reason. जी, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये आपको रिब्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको डायाफ्राम नज़र आ रहा है। आप देखें डायाफ्राम यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पे डायाफ्राम नीचे आ गया।
तो इसका मतलब है यहाँ पर इंस्पिरेशन की बात करेंगे और यहाँ पर एक्सपीरेशन की बात करेंगे, तो ये डिटेल्स आ जाएंगे। आंसर बी इज प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन बिकॉज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड मोर डोम शेप, यानी कि अपवर्ड है। रिब्स आर डाउनवर्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बैड इफेक्ट्स हमने यहाँ पर देखने हैं, 1, 2, 3 एंड 4th वन। इट कॉज कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, अर्ली मॉर्निंग कफ। 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। स्मोकर्स आर लाइकली टू गेट नमूनिया, यानी कि इनको नमूनिया जल्दी हो जाता है। स्मोकिंग कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, ब्रीदिंग में मुश्किलात आती हैं। स्मोकिंग कैन ऑल्सो वर्सन एस्थमा एंड एलर्जीज, यानी कि एस्थमा और एलर्जी को ये एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो द डायफ्राम शोज परसेंटेज ऑफ गैस इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। यहाँ पर ये जो डायग्राम है शो करके परसेंटेज ऑफ गैस इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, तो इसको आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली आपको फिगर जो है यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द फिगर शोज अ हेल्दी लंग एंड अ डिजीज लंग, आइडेंटिफाई द डिजीज एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। डिजीज एम्फिसीमा है, अफेक्टेड पार्ट जो है वो एल्विलाई होता है एम्फिसीमा में। हाउ डज द पार्ट बी शो स्ट्रक्चरल वेरिएशन फ्रॉम पार्ट ए in B part alveoli are larger, which shows that smaller alveoli burst and convert into larger alveoli। ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिए है, वर्कशीट आपके पास मौजूद हो कि बुक से देख के आपको मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ठीक है। द डायफ्राम शोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ये क्वेश्चन नंबर 14 में वो सी उसका ऑप्शन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, हाउ डू द नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। ये हमने ऑलरेडी बार बार की है। नेजल कैविटी जो है वो उसमें म्यूकस होता है, टाइनी हेयर होते हैं और सीलिया होते हैं जो कि उसको ट्रैप कर लेता है। फिर उसके वो वाटरी होती है तो वो एयर को मॉइस्चर भी करती है। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो उसको वार्म भी कर रही होती है, और क्लीन एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे मेन इसका प्रोसेस है। लास्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स in human respiratory system? The pharynx serves as a common passageway। pharynx जो है उससे एयर भी गुजरती है, उससे फूड भी गुजरती है, याद रखिएगा। During breathing it directs air from the nasal cavity to the larynx and then to the trachea। It also plays a role in protecting the airways by coordinating with the epiglottis to prevent food from entering the respiratory system। यानी कि इसका कनेक्शन होता है एपिग्लॉटस के साथ भी, कि जब फूड आती है तो फूड को एयर पाइप के अंदर नहीं जाने देती, बल्कि उसको ईसोफेगस में डायरेक्ट करती है। तो ये इस तरह से आपकी जो हमने एक्सरसाइज थी मैक्सिमम करके सॉल्व कर ली, शॉर्ट टाइम में ढेर सारा हमने काम किया है। वर्कशीट आपके पास मौजूद है, आपने इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। आप में से कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, इसका यस का आंसर करें, अगर नहीं हुआ तो नो का कमेंट करें। तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा हुआ है। तो आपने ना इसको लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, आपके समर कैंप के बाद भी चलती रहेंगी, आपने ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करनी है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन या टाइम यही होता है। और उसके अलावा अगर आप क्लास नहीं ले सकें तो उसके बाद हमारे लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद होंगे, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको MCQ मिलते रहेंगे और लिंक्स मिलेंगे वीडियोज़ के। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।